तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम आप सभी का। आपका स्वागत है क्लास 12 के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स में, एंड नॉट पार्ट 1 बट इट विल बी वन शॉट, क्योंकि जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया था सारे वीडियोस वन शॉट आएंगे। तो अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा और आप क्या चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए, उसके साथ उधम मचाइए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दीजिए। आई डोंट केयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के सफर में। जो सबसे पहली कहानी आपको बच्चों दिख रही है, केमिकल काइनेटिक्स आखिर है क्या? क्योंकि सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है, व्हाट, थोड़ा सा इसको चलिए ठीक है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है। और क्यों पढ़े? अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे अंदर ही अंदर कि सर दिया हुआ है पढ़ना पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स हमें बेसिकली बताता है स्पीड के बारे में। कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की हमें ज़रूरत होती है, तो अब उन्हें हमें आगे इस्तेमाल करवाना है, तो हमें पता तो चले कब खत्म हो रहा है। मान लीजिए कि मेरी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें मिले अकेले तो मारे, तो हमें ये तो पता करना होगा ना कि वो घर से निकल कब रहा है। मान लीजिए उसका घर जहाँ पे हम मारना चाह रहे हैं वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है और उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रहती है, तो कितनी देर में वहाँ पहुँचेगा, वहाँ रुकेगा, चाय पिएगा ताकि हम उसे मार सकें। तो आगे के रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए पिछले रिएक्शन की स्पीड क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। और केमिकल काइनेटिक्स भी इसी की बात करता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से रिएक्शन बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे बात कैसे करेंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके अलावा कोई चीज होता नहीं है, और रिएक्शन के स्टार्टिंग में तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। देयर इज नो प्रोडक्ट एट ऑल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, टेलीग्राम को हमारे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट तो होता नहीं है, तो हमारी बात किस रिस्पेक्ट में होगी? रिएक्टेंट की। एक बेसिक रिएक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने खाने का कुछ आया, पिज्जा आया, बेबीकॉर्न आया, गोलगप्पे आ गए, चाट आ गए, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज आ गया। जो भी नॉनवेज हम खाते नहीं है तो हमें आइडिया नहीं है, तो वो आपका रिएक्टेंट है। और आपका प्रोडक्ट क्या होगा कि आपने उसे खा के खत्म कर दिया। तो आप कितनी देर में वो खा के खत्म कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप 10 मिनट में 3 पिज्जा खा रहे हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 3/10, यही ना? 3 पिज्जा आपने खाया, 10 मिनट में खा लिया। वैसे ही जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरीके से दिखाया जाता है। आई होप आपको रेड वाला देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। चलिए, तो अगर एक रिएक्शन है जो R से कन्वर्ट होकर P में जा रहा है, रुकिए देखते हैं, शायद दिस विल हेल्प, दिस इज नॉट हेल्पिंग, मे बी दिस विल हेल्प, दिस इज आल्सो नॉट हेल्पिंग। चलिए, तो जैसा था वैसे रहने देते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है जो R से कन्वर्ट हो रहा है P में। ये तो मेरे ही साथ नाटक हो गया बच्चों, थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं। एक रिएक्शन है जो कन्वर्ट हो रहा है R से P में, where R is reactant and P is product। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अभी आपको बताएं, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन, यही होगा। रिएक्टेंट जो है वो पहले ज्यादा था, रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट वाज मैक्सिमम, और रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो कम होता जा रहा है, यही होगा। पिज्जा आपने स्टार्टिंग में 3 लिया, रिएक्शन स्टार्ट किया तो पिज्जा 3 से कम होगा, ऐसा नहीं होगा खाते खाते 3 से 4 हो गया। अब ये मत कहिएगा सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट जो था वो इनिशियली 0 था और रिएक्शन स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद वो बढ़ता जा रहा है। तो हमेशा हम चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रिएक्टेंट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, और प्रोडक्ट की भी बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट का जो फाइनल है वो कम है, रिएक्टेंट का फाइनल कम है क्योंकि कम होता जा रहा है और इनिशियल ज्यादा है। तो रिएक्टेंट का हमेशा माइनस में आएगा, ये आपको याद रखना होगा, और प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा से दिखाते हैं बच्चों, और अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो आपको डी से दिखाएंगे, वो आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है इसको डार्कन कर देते हैं। नेगेटिव साइन बता रहा है कि, यहाँ लिख देते हैं, नेगेटिव साइन tells us that
फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन, यही बता रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेसिक आपको इस चैप्टर में जो सीखना है वो यही सीखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई रिएक्शन कुछ इस तरीके का है जिसके आगे कोफिशिएंट दिया हुआ है 2a + 3b gives 4c + 5d, और अगर हमसे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो हम सेम लिखेंगे डेल्टा a बाई डेल्टा टी, डेल्टा b बाई डेल्टा टी, डेल्टा c बाई डेल्टा टी और डेल्टा d बाई डेल्टा टी। यही बात हमने यहाँ पे सीखी है, चेंज अपॉन टाइम। पर क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से हम डिवाइड भी कर देंगे। ये आपको बच्चों याद रखना है, न्यूमेरिकल इसी तरीके से होगा। अब क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम दुगने की बात कर रहे थे। रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं कि जब 4 गुना रिएक्टेंट था हमारे पास, 5 गुना रिएक्टेंट था, पर जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम एवरेज निकालेंगे। हमारे पास 50 पिज्जा हैं, पर हम बात किसकी करेंगे? एक पिज्जा कितनी देर में हम खत्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख देंगे। अगर ये तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ रेट ऑफ अपीयरेंस भी पूछ सकता है। रेट ऑफ अपीयरेंस जब भी बोलेगा तो रिएक्टेंट में आप माइनस लिखेंगे। यहां लिख देते हैं हम, क्या पूछता है? अगर रेट ऑफ अपीयरेंस अगर पूछता है तो रिएक्टेंट्स किस में होंगे? रिएक्टेंट्स के आगे लगा होगा बच्चों माइनस, और प्रोडक्ट के आगे क्या लगा होगा? प्रोडक्ट के आगे लगा होगा प्लस, ठीक है। कोई कष्ट नहीं आपको। पर अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल देता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि नेगेटिव साइन विल नॉट बी पुट। अगर आपसे पहले ही बोल दिया कि किस तेजी से खत्म हो रहा है तो आप उसके सामने माइनस नहीं लगाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बच्चों ने सुन रखा होगा। तो अगर हम प्रॉफिट पूछते हैं और आपका एक्चुअली लॉस हुआ है तो आप कहेंगे -10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पर अगर हम आपसे बोल ही दिए कि लॉस कितना हो रहा है तो आप कहेंगे 10 रुपये का लॉस है, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि आप माइनस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हमसे डिसअपीयरेंस पूछेगा तो डिसअपीयरेंस में यहाँ माइनस का साइन नहीं लगेगा। अपीयरेंस की बात वहाँ आपको बता दी गई है। इसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अब ये तो बात हो रही थी कब से? एवरेज की। पर अगर हमसे इंस्टेंटेनियस पूछता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब जो डेल्टा टी होगा वो 1 सेकेंड होगा, चेंज इन टाइम हमेशा 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड के बीच का। तो उस केस में डेल्टा ना लग के क्या लगता है? डी लग जाता है। सेम चीज होगा, सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम लिखेंगे, बस जो पिछले में डेल्टा लिख रहे थे हम इसमें डी लिख देंगे, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो एज टाइम कंटिन्यूज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ये तो आपको नॉर्मल सी बात पता है, अभी हम ये पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कब से निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, मतलब अगर हमने कंसंट्रेशन चेंज किया रिएक्टेंट का, नॉट प्रोडक्ट, वी कैन नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट किया हमने तो प्रोडक्ट तो था ही नहीं, था कौन? रिएक्टेंट था। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। इसमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा कि हम क्या बोले हैं। तो जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। आपको कई रिएक्शंस के रेट लॉ लिखने को दिए जाएंगे। तो अगर ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, तो इसका जो रेट लॉ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर x और b का पावर y, वेयर एज x इज नॉट इक्वल टू a एंड y इज नॉट इक्वल टू b। ये x और y इनके कोफिशिएंट नहीं हैं। जो a है, हो सकता है कि x a के बराबर हो जाए, हो सकता है, पर हमेशा बराबर नहीं होता, वो कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है। x है और x और y को कहते क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब कि अगर कंसंट्रेशन को दो गुना बढ़ाएंगे तो कितने टाइम से बढ़ेगा। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर r इज इक्वल टू के a का पावर 2 ले लेते हैं, तो अगर हमने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना।
तो यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जो बताता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा, दुगना होगा, तिगुना होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको ऐसे लिख के दे देगा तो आप लिख देंगे x प्लस वाई, जो ऑर्डर रहेगा उसको ऐड कर देंगे। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो यहाँ आता है k, वेयर k इज रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इन होल नंबर। अब देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? k, जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर k की यूनिट आपको पता रहेगी तो आप ये बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कई बार आपसे डायरेक्ट आ जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में, आपके एग्जाम में, और कई बार पूरा निकालने को आता है कि प्रूव दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये यूनिट है। रिएक्शन का ऑर्डर मतलब अभी आपको बताया कितने गुने से बढ़ रहा है, ठीक है, कितने टाइम। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ये लिख सकते हैं R इक्वल टू के ए के पावर x। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, शाबाश। R इक्वल टू के ए के पावर x, पर हमें क्या पता है कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम x की जगह क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या पढ़ा पहले वाले में? रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम dr by dt। उसी को हम यहाँ पे रख देंगे dr by dt को। और R मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हमने क्या रखा? मोल पर लीटर रखा और टाइम की जगह सेकंड रखा। और A का पावर जीरो है, A भी कंसंट्रेशन है, तो जो A भी होगा A इज ऑल्सो इन मोल पर लीटर। लेकिन किंतु परंतु क्या इसका पावर जीरो है। एंड ये बात याद रखिएगा, कई सारे मैथ्स के बच्चे नहीं है, वो कहते हैं सर ये कैसे याद रखते हैं? एनीथिंग विथ पावर जीरो इज इक्वल टू 1। अगर हम 1000 भी ले लें और उसका पावर जीरो कर दें तो इसका आंसर 1 आएगा। ये बात याद रखिएगा। तो इसका पावर जीरो किए तो 1 आ गया, और ये फिर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर k रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड आ रही है तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन बच्चों? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो पॉज कर दीजिए वीडियो और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की यूनिट निकाल के दिखाइए कमेंट में। इसी टाइम पे जिस टाइम पे आपको रोकने को कहा है उसमें टाइम पे कमेंट जरूर करिए, देखें आपको आया कि नहीं। आइए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगर भाई फर्स्ट ऑर्डर होगा तो सेम dr by dt इक्वल टू के a का पावर 1। और a अभी आपको क्या बताया गया? a का भी यूनिट मोल पर लीटर है और dr में भी r का यूनिट भी मोल पर लीटर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स आती है तो ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। वहीं अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेम का मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, पर यहाँ पे जो a है a का पावर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है dr by dt इज इक्वल टू के a का पावर 2। क्यों 2 बच्चों? क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर बोल रहा है? सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स एक्टिव मास। ठीक है, तो a का स्क्वायर कर दिया, मोल पर लीटर का स्क्वायर, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया और यहाँ नीचे आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको यहाँ दिखाते हैं, घबराइएगा नहीं। मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, और वहां से कितने मोल पर लीटर आएंगे? 2 मोल पर लीटर आएंगे। 1 मोल पर लीटर कैसे 2 आएंगे? क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के। यहाँ किसी को कष्ट है तो बताइएगा ना। ये स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिख दिया। कलर चेंज कर लेते हैं। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मोल पे -1, लीटर का -1 चेंज हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो अगर यूनिट ये आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है। आपके लिए सेकंड ऑर्डर तक का काम काफी है। अब जो टॉपिक इसमें आता है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये देखिए आपको याद रखना है, इसके इक्वेशन से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हम बात करते हैं तो आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इतना ही पढ़ना है, उतने से आपका काम हो जाएगा। दैट इज मोर देन इनफ। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। जीरो ऑर्डर की बात करें तो ये कहानी तो हमें पहले से बताती है, अभी हम पीछे ही देख के आ रहे हैं। dr by dt इक्वल टू -ka का पावर 0। कैसे?
dr/dt इक्वल टू के का पावर 0। पर यहाँ पे हमने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कम होता है। अब dt को हमने इधर भेज दिया, तो dr इक्वल टू माइनस के dt, a का पावर 0 इक्वल टू 1। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं और इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से? 0 से r तक और 0 से t तक। मतलब जब रिएक्टेंट 0 था तब टाइम भी 0 था, और जब टाइम t हो गया तो रिएक्टेंट बढ़ के r हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी गया है। और जिस ऑर्डर में करते हैं 1 से 2 तक किए तो x हो गया, 2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ आपको बताया गया है ये बात। तो dr का क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, और dt का t हो जाएगा। जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं, वी ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट। c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c इज व्हाट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना? अब हमें c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमने टाइम की वैल्यू 0 रख दी और r की वैल्यू r0 रख दी। हमने कहा जब टाइम 0 सेकेंड था तो कंसंट्रेशन की वैल्यू भी r0 थी, r0 नहीं, r0। तो हमने वो रख दिया, तो क्या पता चला? k इंटू 0 0, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? r0। और इस 2 को हमने इक्वेशन 1 में रखा, और अब क्या किया? t की वैल्यू, ये वाला कलर हमें मजा नहीं आ रहा है, ये भी मजा नहीं आ रहा है। टमाटर बड़े मजेदार। बच्चों ब्लू वाला कलर कहाँ गया? बढ़िया वाला, चलिए येलो ले लो, दिख गया था मैं, ये रहा। हाँ, ये कलर बढ़िया है। अब t की वैल्यू जब t सेकंड रखी तो r की वैल्यू r के बराबर हो गई, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो r पहुंच गया। हमने सबकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू r रख दी, इसकी वैल्यू t रख दी, और c की वैल्यू r0 रख दी, और फिर इधर उधर भेजा। क्या भेजा? पहले kt को इधर भेजा और r को इधर किया, तो r0 माइनस r हो गया, ठीक, k इधर ही रह गया और t नीचे आ गया। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो आप इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, where r0 is initial concentration, r is final concentration and t is time। सेम काम हमें फर्स्ट ऑर्डर में भी करना है, ठीक है? पर यहाँ पे k a का पावर 1 हो जाएगा। आप फिर से पॉज कीजिए, ट्राई करिए और हमें बताइए आपसे हुआ या नहीं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी कहानी तो सेम थी, इतनी कहानी सेम थी, पर यहाँ पे पावर 1 हो गया तो ये r का r रह गया, ठीक है? किसी का भी पावर 1 सेम हो जाता है, जैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है? पर 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये r नीचे आ गया। अब आपको ये कहानी बताते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, सॉरी ऐसे लिखिए हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ln x होता है। ln x log का भाई होता है, ln log का भाई, ठीक है? तो ये कंडीशन तक तो आपको पता थी, यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं है। इसका इंटीग्रेशन ln, यहाँ वाली कहानी वापस से सेम है, देखिए माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी, फिर वापस से हमने वही काम किया, t की वैल्यू 0 रखी, r की वैल्यू r0 रखी और c की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो यहाँ c की वैल्यू कहाँ चला गया? c की वैल्यू आ गई ln r0, ठीक है? हम वैल्यू रख देते हैं ln r0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू आ गई ln r0, और हमने वापस उसको किस में रखा? इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक है? 1 में रखा तो ln r माइनस के टी प्लस ln r0 आ गया। वैल्यू देख के रखे हैं बस, c की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं और कुछ नहीं। तो वापस से सेम काम, के टी इधर गया, ln उधर चला गया, तो ln r0 माइनस r बाई टी सिमिलर दिख रहा है आपको, r0 माइनस r बाई टी सेम है, बस यहाँ ln लग गया है। अब ln को हम log में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। log में 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो ln में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज सिमिलर टू ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। अब आपका सवाल होगा सर log में क्यों कन्वर्ट करें? क्योंकि ln की वैल्यूज हमें पता नहीं है, इजी नहीं होती है, log की वैल्यू इजीली हो जाती है। तो आ गया 2.303 बाई टी, कॉमन ले लिया, log r0 बाई r, ठीक है? r0 बाई r कैसे लिए? log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b से ले लिया, ठीक है? यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होगा किसी को। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, हाफ लाइफ का, आधी जिंदगी का। आधी जिंदगी कितने में खत्म हो जाएगी?
है ना। बट हाफ लाइफ के लिए आपको ये बात याद रखनी है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अलावा किसी और के लिए नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इतनी जानकारी तो हमें थी, ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला, और क्योंकि हाफ लाइफ है मतलब फाइनल कंसंट्रेशन आधा हो गया होगा, फाइनल कंसंट्रेशन हमने आधा रख दिया, R0/2, R0 से R0 कट गया और log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू ये दी हुई है, देखिए इनिशियल R0 फाइनल R0/2 यही रखा है किस इक्वेशन में, इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ये हमें याद है, आपको भी याद हो जाएगा, और 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आ जाएगा बाई टी हाफ। अब इंपॉर्टेंट बात, ये टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ है। अगर आपको टाइम 10 सेकेंड दिया है कि द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 10 सेकेंड, तो आप यहाँ 10 रखेंगे, 10/2 नहीं रखेंगे, 10 को आधा करके नहीं रखेंगे, 10 एज इट इज रख देंगे, ठीक है। यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपको ये बात याद रखनी है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। मतलब जैसे ही हम रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। ओरिजिनली अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2 था और टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो अब रेट ऑफ रिएक्शन 4 हो जाएगा, फिर उसका दोगुना हो जाएगा 8, फिर 16 हो जाएगा। तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पे हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। पर इसका रिलेशन किसने दिया? इसका रिलेशन दिया आर्हेनियस भाई साहब ने हमारे, बहुत दिल के करीब है। तो आर्हेनियस का जो मेन इक्वेशन है वो ये है, K = -AE का पावर -EA/RT। अब इसमें क्या है कौन? K का मतलब है रेट कांस्टेंट, A का मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। घबराइए नहीं, इससे आपको क्वेश्चन करने को नहीं आएगा, आपसे पूछ सकता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर। अब नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेट आती है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट, जिस क्लास में आप हैं, इंटरमीडिएट स्टेट विच इज हाईली एक्टिव, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी रहती है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए रिएक्टेंट को इस इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर हम शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम पढ़ नहीं रहे, मम्मी खूब हड़का रही है कि यार पढ़ लो, हम कह रहे हैं क्या ही पढ़ के कर लेंगे, तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए मम्मी को? पापा आ गए, पापा की गाड़ी की आवाज़ सुने दौड़ कर भागेंगे पढ़ने पास। सुबह से पढ़ रहे थे, अरे कल रात से पढ़ रहे थे, हम पढ़ ही रहे हैं, 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ लिए हम, है ना। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, पापा आ रहे हैं, पापा को बताएंगे, उससे हमारा काम हो जाता है। तो अब देखिए इस इक्वेशन का जो हमने लॉग लिया दोनों साइड पे, और दो रिएक्टेंट्स के लिए K1 K2 के लिए, तो जो फाइनल इक्वेशन आया, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है बट हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, टेकिंग log of equation 1 we get, हमें क्या मिल जाएगा? log K इक्वल टू -EA by 2.303 RT, ये मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा। टमाटर बड़े मजेदार। अब हमने ये दो लोगों के किया, दो अलग अलग रेट इक्वेशन के लिए, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला है जिस पे आप क्वेश्चन करेंगे वो ये है ना, where T1 and T2 are two temperatures, T1 एक टेम्परेचर है और T2 एक टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। आई थिंक कोलिजन थ्योरी जो हमने लिखा हुआ है वो शायद बचा हुआ है, अगर वो बचा होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर खत्म कर देंगे, पर ये 1 शॉर्ट वीडियो है जिसमें बेसिक सारी चीज़ें खत्म कर दी गई है। चलिए आप इतना बोल रहे हैं तो कोलिजन थ्योरी आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है।
एक रिएक्टेंट इधर से आया, एक रिएक्टेंट इधर से आया, दोनों आपस में लड़े और प्रोडक्ट बना दिए। पर इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिव कोलिजन्स चाहिए। इसका मतलब समझिए, हम जा रहे हैं और सामने से कोई और आ रहा है, हम ऐसे उससे लड़ गए, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए कि मेरा उसका हाथापाई हो जाए। उसके लिए या तो दोनों गुस्से में हो, हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी हो बड़ा कम हो, जल्दी से मिल जाए, या तो हम दोनों का मूड खराब हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर 10 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनेगा। अगर 10 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनता तो जो सॉल्यूशन में हमने कहा है कि आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, वो होता ही नहीं, वो कभी होता ही नहीं। क्योंकि अगर 10 मॉलिक्यूल 10 रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं और 10 प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, मतलब जितनी एनर्जी दी है इनपुट उतना आउटपुट भी है। पर कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं कि जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल आर नॉट एक्टिव कोलिजन। जितने कोलिजन हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए सब एक्टिव नहीं है, सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके पास उतनी एनर्जी नहीं है। जैसे ये बताया, यहाँ से कई सारे लोग टकरा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ के पास, कलर चेंज कर दें ताकि आपको आगे लगे, कुछ के पास इतनी एनर्जी हो तो वो यहाँ पहुँचेगा नहीं तो आगे आएगा नहीं, कुछ के पास इतनी एनर्जी हो, कुछ के पास लड़ने के बाद इतनी एनर्जी हो। तो जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी रीच नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही कहानी थी एक्टिव कोलिजन की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिए। बाय।